तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम क्या है, ऑडिट पेपर और ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ऑडिट पेपर के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप के ऑडिट रिपोर्ट बनते हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के ऑडिट रिपोर्ट बनते हैं, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऑडिट वर्किंग पेपर किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर, वाई शुड दे बी केयरफुली प्रिजर्व बाय द ऑडिटर, और ऑडिटर से लॉन्ग टर्म तक क्यों प्रिजर्व करके रखता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग पेपर के बारे में देखेंगे। तो वर्किंग पेपर होता क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, ये ना एक तरीके से समझ लो एक नोटबुक होता है जिसके अंदर ना ऑडिटर जो भी काम करता है ना उसकी रिकॉर्डिंग करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ऑडिट प्लानिंग करी। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा था ना हमने, ऑडिट प्लानिंग करी हमने हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट लिया और हमने प्लानिंग करी कि ये काम करना है, फिर ये करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो पहले मैंने देखा बैलेंस शीट की ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी चेक करूंगा, फिर बिल्डिंग चेक करूंगा। तो मैंने क्या करा, एक प्लान बना लिया कि मुझे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब जब मैं काम करता जाऊंगा तो जो जो काम होता जाएगा उसके बारे में ना मैं कहीं पे लिखता चला जाऊंगा कि इसमें ये गलती पाया मैंने, इसमें ये गलती पाया, क्योंकि अगर मैं उसे लिखूंगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। क्योंकि मान लो जब आज से 2 महीने बाद जब मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ तो मुझे याद नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या गलती थी वगैरह वगैरह, क्योंकि इंसान सारी चीज़ें याद तो रख नहीं सकता। तो वो कहीं पे इस चीज़ को नोट डाउन कर लेता है। तो जिस चीज़ में नोट डाउन करता है ना, जिस पेपर में नोट डाउन करता है उस पेपर को हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। जहाँ पर ऑडिट करते समय जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसने नोट डाउन की है वो कहलाता है इसका ऑडिट वर्किंग पेपर। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ना एक ऐसे है। ठीक है, बेसिकली ऐसे क्या होता है कि जैसे क्या नाम है, अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंदर ना रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे होते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, क्या करना है, किस तरीके से डिस्क्लोजर वगैरह देना है। वैसे ही क्या होगा यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर भी ना कुछ रूल्स दे रखे हैं, मतलब कुछ क्या नाम है, प्रिंसिपल्स बना रखे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मतलब ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो इस रूल्स के हिसाब से ही ऑडिट करेगा। अगर वो इस रूल्स के साथ रह के ऑडिट करता है और अगर मान लो कोई फ्रॉड वगैरह गलती वगैरह भी पाई गई ना ऑडिट के अंदर, तो वो लायबल नहीं होगा। मतलब क्योंकि जाहिर सी बात, अब देखो 2.5 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें चेक कर रहा है तो 100% चेक कर ही नहीं पाएगा वो। तो अगर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चेकिंग कर रहा है और अगर कुछ गलत पाया भी गया ना तो ऑडिटर लायबल नहीं होगा। अगर वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बगैर ऑडिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फ्रॉड वगैरह पाया गया तो इस केस में वो फंस जाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर ऑडिट वर्किंग पेपर क्या कहता है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 230 रेफर टू द वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एंड रिटेन्ड बाय हिम इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। ठीक है, मतलब ऐसे 230 ये कहता है ना कि हर एक ऑडिटर को जब वो ऑडिट करेगा ना तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना होगा। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये उसका एक पार्ट होता है वर्किंग पेपर जो ऑडिटर मेंटेन करता है। और ना इस ऑडिट वर्किंग पेपर को कुछ पीरियड तक ना उसे अपने पास रखना होता है। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अगले 7 सालों तक रखती है अपने पास। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वो जो उसके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होगा ना उसे अपने पास वो प्रिजर्व करके रखेगा। ठीक है, तो वर्किंग पेपर का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब वर्किंग पेपर करता क्या है, वर्किंग पेपर क्या कहता है, हेल्प करता है एड इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। क्या कहता है, ऑडिट की प्लानिंग में और ऑडिट को परफॉर्म करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। दूसरा, एड इन द सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क। और तीसरी चीज़ क्या करता है, ये उस काम को सुपरवाइज करने में हेल्प करता है और टाइम टू टाइम रिव्यू करने में हेल्प करता है। मतलब सबसे पहले आपने प्लानिंग करी होगी मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, फिर आपने परफॉर्म करा होगा, मतलब धीरे धीरे वो काम कर रहे होगे आप। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बैलेंस शीट की ऑडिट कर रहे हो आप, तो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स भी होगा लायबिलिटीज भी होगी। तो जब असेट्स चेक करोगे तो पहले आपने इन्वेंट्री चेक करा, फिर मान लो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी चेक करा, फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें चेक करो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लानिंग करने में हेल्प करेगा, फिर उस चीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, फिर सुपरवाइज करने में भी हेल्प करता है कि मैंने कितना काम कर लिया। ठीक है, मैंने कौन कौन सी चीज़ें चेक कर ली, मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे देख सकता हूँ। फिर उसके बाद रिव्यू कर सकता हूँ कि अब मुझे और कितना काम बचा हुआ है, मुझे कितना करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्या करता है वर्किंग पेपर हेल्प करता है। प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द ऑडिट वर्किंग परफॉर्म टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन, और साथ में ये हेल्प करता है ऑडिटर को उसकी ओपिनियन देने में। ठीक है, मतलब जब सारा काम हो जाएगा, सारी गलतियाँ सारे फ्रॉड वगैरह पता चल जाएंगे, तो ऑडिटर उस चीज़ को नोट कर रहा होगा। कहाँ पे नोट कर रहा होगा, वर्किंग पेपर के अंदर। तो जब वो उसके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट बना रहा होगा ना, तो ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय इस चीज़ को रेफर करेगा और रेफर करके वो अपना ऑडिट वर्किंग पेपर
ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो आसानी से बना सकता है। तो ये सपोर्ट करता है उस चीज़ को। मतलब कल को मैनेजमेंट अगर कहेगी भाई हमने तो ऐसा कोई फ्रॉड करा नहीं, ये आपने कहाँ से अमाउंट दिखा रही है, तो कहेगा देखो मैंने पूरी चेकिंग करी है, ये मैंने बाकायदा रिपोर्ट बनाया था, ये रहा मेरा वर्किंग पेपर, देख लो, इस वजह से मैंने ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन करी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। फिर आगे देखो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है ऑडिट वर्किंग पेपर का। सेम वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दी है जो यहाँ पे हमने पढ़ा ना, ये 3 पॉइंट वर्किंग पेपर वाला, वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दी गई है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, द ऑडिट दीज पेपर्स रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ, हैज इट बिकम्स क्वाइट ईजी टू ड्राफ्ट एंड प्रिपेयर अ डिटेल ऑडिट रिपोर्ट। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो पेपर होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ वर्क कि कितना काम हुआ है, कितना रह गया है, कितना करना है, किसको, ऑडिटर को बताता है और उसके स्टाफ को बताता है जो ऑडिट काम कर रहा होता है। और इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है आपको आपके प्लानिंग करने में कि आगे मुझे किस तरीके से काम करना है, और अपने ऑडिट रिपोर्ट को बनाने में ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, द वेरियस मिनट्स डिटेल्ड एंड एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी वेल सस्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग समराइज ऑन द रिपोर्ट। ठीक है, तो आप वेरियस मीटिंग्स वगैरह जो है उन सभी को डिटेल में चेक कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और अपना रिपोर्ट बना सकते हो। उसके बाद द वर्किंग पेपर बिकम्स एन एसेट्स ऑफ द ऑडिटर on the occasion when he is defend himself against the charges of negligence etc leveled against him। जैसे मान लो कल को क्या हुआ, कंपनी ने केस फाइल कर दिया कि जो ये ऑडिटर था ना इसने सही ढंग से ऑडिट नहीं करा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मैनेजमेंट ने क्या करा, मैनेजमेंट ने या फिर शेयर होल्डर्स ने ना कंप्लेन कर दिया कोर्ट में कि ये बंदा सही सही तरीके से काम नहीं करा, इसने सही तरीके से ऑडिट नहीं करा, हमें नुकसान हो गया। तो जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा ना, ये वर्किंग पेपर आपके लिए एज अ एविडेंस डिफेंस का काम करेगा कि, क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सारे किसको फॉलो कर रहा है, ये एसएस को फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को, जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कह रहा है वो उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। तो जब ये अब जो रूल कहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन कहता है, उसके हिसाब से अगर ये काम कर रहा होगा तो यहाँ पे कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो उसके फेवर में आएगा, कहेगा देखो भाई मैंने जो काम करा वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रह के करा है, मैंने कोई फ्रॉड वगैरह करा ही नहीं है या मैंने कोई नेग्लिजेंस वगैरह नहीं करा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफेंस की तरह काम करेगा वर्किंग पेपर। ठीक है, क्या करेगा, उसके लिए डिफेंस होगा, ये डिफेंडेंट तो करेगा। ठीक है, डिफेंड करेगा किसको, ऑडिटर को। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कहता है द ऑडिटर कैन कोऑर्डिनेट एंड ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ ऑडिट क्लर्क विद द हेल्प ऑफ द वर्किंग पेपर। ठीक है, ऑडिटर क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है अपने वर्क को अपने जो पार्टनर्स होंगे उनके साथ, अपने असिस्टेंट होंगे उनके साथ मिलकर। ठीक है, और उसके बाद कहता है द ऑडिटर्स डिटेल्ड एडवाइस टू हिज क्लाइंट in regard of improving the system of internal check and efficiency of the accounting system can be made available to the client। तो जब वो चेकिंग कर रहा होगा और उस चीज़ के बारे में रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, मतलब जो भी गलतियाँ होंगी जो भी खामियाँ होगी उसने नोट करा होगा अपने वर्किंग नोट पेपर के अंदर। तो अगर कल को मान लो मैनेजमेंट उससे एडवाइस मांगती है कि हमने क्या गलत कर दिया, कहाँ पे क्या गलती हो गई वगैरह वगैरह, तो ये जो ऑडिटर है ना वो इसके बेसिस पे ना उन्हें एडवाइस दे सकता है, डिटेल्ड एडवाइस दे सकता है कि देखो ये चीज़ें आपने गलत करी है, आप इसको इस तरीके से करो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय है वो फ्रॉड कर रहा है, इस चीज़ के अंदर ये वाला कंट्रोल लगाओ, ये नई चीज़ लेके आओ। ठीक है, ये सिस्टम लाओ, यहाँ पे ये लेके आओ। तो जो भी नई नई चीज़ें होंगी, जो भी एडवाइस जो सूटेबल होगी उस कंपनी के लिए, वो एडवाइस देगा ऑडिटर, वो भी डिटेल में सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि जो उनका जो है ना इफिशियंसी बढ़ जाए। ठीक है, ये था। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली करा क्या है, मोनिका ने मुझे पीडीएफ भेजा था, तो ये तो पेज नंबर 63 है। ठीक है, ये पेज नंबर 63 है और इसके बाद ना यहाँ पे 65 है, सीधा पेज नंबर 64 गायब है। तो मुझे नहीं पता आगे क्या क्या था, बट मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ, जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसके हिसाब से बता देता हूँ क्या है। तो वो यहाँ पे क्या पूछा था, वाई शुड दे बी केयरफुली प्रिजर्व बाय द ऑडिटर, ऑडिटर से क्यों प्रिजर्व करके रखता है। तो बेसिकली इसको प्रिजर्व क्यों करके रखता है, क्योंकि ना ये हेल्प करता है ऑडिटर को आगे बहुत सारे कामों में। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर कल को केस हो गया, मान लो ऑडिटर ने ना क्या नाम है, मैनेजमेंट ने 2-3 साल के बाद ना केस कर दिया, तो 2-3 साल के बाद मुझे याद थोड़ी रहेगा कि मैंने क्या किस तरीके से ऑडिट करा था, क्या क्या चीज़ें चेक करी थी वगैरह वगैरह। इतना बड़ा तो वो ज्ञानी होगा नहीं, या इतना बड़ा तो वो होगा नहीं कि सारी चीज़ें याद रहे उसे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट बना के जब रखेगा ना वर्किंग पेपर को, वर्किंग पेपर अपने पास रखेगा, तो कल को अगर केस होता है तो वो उसके बेसिस पे रिव्यू करेगा और ना कोर्ट में उस चीज़ को दिखाएगा, देखो मैंने जो ऑडिट करा था वो इसके हिसाब से करा था, और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत करा था तो मुझे पेनल्टी है जो भी फाइन वगैरह इम्पोज कर दो, नहीं लगता है तो ठीक है मुझे इस केस से क्या करो, बाहर करो। तो ये सारी चीज़ें उस केस में यहाँ पे हेल्प करेगा ऑडिट वर्किंग पेपर।
साथ में अगर मान लो कल मान लो अभी मैं पहली बार इस कंपनी का ऑडिट था, अगली बार मैं दोबारा बनूंगा क्योंकि ऑडिटर 5 साल के लिए बनता है, तो आगे के लिए मुझे हेल्प करेगा ये कि मुझे अगली बार किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या करना है वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीज़ों में क्या करता है ये ऑडिट वर्किंग पेपर हेल्प करता है। इस वजह से जो ऑडिटर होता है ना उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखता है। इससे क्या होता है उसका वर्क एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है, वो सीखता रहता है कि हाँ क्या चीज़ें हुई थी, अब अगली बार मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। इस काम को मैंने पिछली बार जब करा था तो मुझे 4 दिन लग गए थे करने में, जबकि इसको इस तरीके से मैं करता तो 2 दिन में ही हो जाता है ये काम। तो धीरे धीरे क्या होता है इन सभी चीज़ों से उसे एक्सपीरियंस मिलता है और वो सीखता चला जाता है। तो वो ऑडिटर ऑडिटर जो होता है वो वर्किंग पेपर को ना स्टोर करके रखता है। ठीक है, सबसे मेन रीज़न यही होता है कि वो डिफेंस की तरह काम करेगा कल को अगर कोई केस वगैरह फाइल होता है उसके खिलाफ। तो इस वजह से ना कम से कम उसे 8 साल तक इस वर्किंग पेपर को संभाल के रखना होता है। ठीक है, किसी भी उसका जो होगा, अगर मान लो इस साल का ऑडिट करा है मैंने, तो इस साल का जो वर्किंग पेपर होगा अगले 8 साल तक मैं उसे संभाल के रखूंगा, ताकि अगले अगले 8 साल के अंदर कोई भी अगर मेरे पे केस फाइल होगा तो मैं उसे एज अ क्या नाम डिफेंस की तरह यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये रीज़न होता है। अब देखो इस क्वेश्चन इस पेज पे तो दे रखा है ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करा। ऑडिट एविडेंस क्या है मैंने बता दिया था तुम्हें। ऑडिट एविडेंस हमने पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था मेरे ख्याल से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ा था हमने ऑडिट एविडेंस। फिर सिग्निफिकेंस क्या होता है ऑडिट एविडेंस का वो भी बता रखा है मैंने। फिर कंप्लाइंस वगैरह, कंप्लाइंस प्रोसीजर होता है बेसिकली इसके अंदर, और 2 होता है, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें वहाँ पे पढ़ाया होगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा। इसके अंदर वही होता है। ठीक है, वैल्यूएशन होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमने वाउचिंग वेरिफिकेशन पढ़ा था ना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में वही आएगा आपका। ठीक है, कि आप वाउचिंग करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो देख लो। तो ऑडिट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। द ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दिस ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑडिटर बेसिकली करता क्या है, ऑडिटर का काम क्या होता है, सारी चीज़ों को चेक करना, चेक करने के बाद ओपिनियन देना। तो ओपिनियन किस चीज़ पे देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देता है। ठीक है, और वो ओपिनियन देता किसके बेसिस पे, जो भी चीज़ उसने चेक करी होगी, चेक करा होगा। जैसे मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट में अमाउंट लिखा हुआ है 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख रुपए लिखा है मान लो क्रेडिटर्स के सामने। तो उसने क्रेडिटर्स के लिए क्या मांगा होगा कि अगर आपने क्रेडिट पे सामान परचेज करा होगा तो बिल दिखाओ। तो उसने क्या करा होगा, उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस होगा उसे ऑब्टेन करा होगा। ठीक है, क्या करा होगा, एविडेंसेस को ऑब्टेन करा होगा। और उसी चीज़ को हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। मतलब जिस एविडेंस के हिसाब से जो जो ना ऑडिटर के लिए एक एविडेंस के रूप में काम आता है। मतलब जैसे कंपनी ने कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करा, और उस ट्रांजेक्शन को करा जब होगा तो उसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट मिला होगा, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है आपका ऑडिट एविडेंस। ठीक है, वो एविडेंस कहलाता है, और जब ऑडिटर उस चीज़ को चेक करता है तो वो ऑडिट एविडेंस बन जाता है। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो ऑडिट एविडेंस जो दिखाया जा रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन के लिए दिखाया जा रहा है, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने क्रेडिटर का एग्जांपल दिया, तो क्रेडिटर का एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पे जो है ना क्रेडिटर ने बिल नहीं दिया आपको, कच्चा बिल बना के दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो ऑडिट एविडेंस है अगर आप दिखा रहे हो तो वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ना तो उस पर जीएसटीएन नंबर है। ठीक है, ना तो उस पर क्या नाम है स्टैंप लगा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल बिल दे रखा है आपको, तो कैसे मान लिया जाए कि ये बिल सही है। ठीक है, फेक भी तो हो सकता है, मान लो आपने खुद बना दिया ये बिल। तो बिल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। यानी ऑडिट एविडेंस जो भी होगा वो 2 चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, एक तो सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, द ऑडिटर कैन ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस बाय मीन ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर और कंप्लाइंस प्रोसीजर। तो जो ऑडिटर होगा जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा वो बेसिकली 2 तरीके हैं ऑब्टेन करने के, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएगा या फिर कंप्लाइंस प्रोसीजर अप्लाई करेगा, और उसके हिसाब से वो ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करेगा। तो अब आगे देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब क्या फायदा होता है, हम आगे देखेंगे। द ऑडिट एविडेंस इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, ये ऑडिट प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये। इसके बगैर जो आपका ऑडिट है ना वो इनकम्प्लीट है। The auditors apply his professional judgment to the evidence gathered and obtained during the audit process. He form his opinion as to the truthfulness and fairness of the financial statement on the basis of review of such evidences and express his opinion through an audit report. To be useful, the evidence must be reliable and adequate. The significance of the audit evidence depend upon the reliability and usefulness. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात करता है कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो ऑडिट प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब एक क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है ना, अगर उसे प्रोफेशनल जजमेंट लेना है तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करनी ही पड़ेंगे। मतलब अगर उसे ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो सही है, तो उसे ऑडिट एविडेंस चाहिए ही चाहिए होगा उससे रिलेटेड। अगर उसके पास वो ऑडिट एविडेंस नहीं आता है तो ये मानेगा कि ट्रांजेक्शन रियल नहीं है। ठीक है, वो यही मान के चलेगा।
तो ऑडिट प्रोसेस के अंदर ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी काम होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ना वो जज कर पाता है कि जो ट्रांजेक्शन है ना वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं वो ट्रू एंड फेयर है ही नहीं है। अगर मान लो उसका नहीं मिल पाएगा तो उसके ओपिनियन में क्या आएगा, जो ओपिनियन वो देगा रिपोर्ट के अंदर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके बाद कहता है टू बी यूजफुल द एविडेंस इट मस्ट रिलायबल एंड एडिक्वेट, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रिलायबल होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कच्चा बिल और पक्का बिल। ठीक है, मान लो और क्या नाम है मैनेजमेंट ने आपको बिल तो दिखाया बट वो रियल बिल नहीं दिखाया, उन्होंने फेक बिल दिखा दिया, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बिल दिखा दिया, मतलब दिया तो उसी पार्टी ने है बट वो रियल बिल नहीं था। तो इस केस में ना एडिक्वेट होना चाहिए, उसके लेवल देखो एक वर्ड था सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, तो वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो ऑडिट एविडेंस वैलिड ऑडिट एविडेंस नहीं माना जाएगा। जैसे याद करो मैंने चैप्टर पढ़ाया था 2 या 3 में था ये, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन था, ऑडिट जो एविडेंस होते हैं वो बेसिकली अलग अलग जगह से मिल सकते हैं। जैसे विजुअली मिलता है, मतलब विजुअली आप ऑडिट डॉक्यूमेंट एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, ठीक है, या फिर ओरल फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा था या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, याद आ रहा है कुछ? तो हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्सटर्नली मिला हो एज कम्पेयर टू इंटरनली तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू इंटरनली। मतलब कोई एविडेंस इंटरनली मिला है मुझे, मतलब मैनेजमेंट से मिला है, और वही सेम एविडेंस मुझे किससे मिला है, थर्ड पार्टी से मिला है, तो मैं मैनेजमेंट वाले पे भरोसा नहीं करूंगा, मैं किस वाले पे ज़्यादा भरोसा करूंगा, थर्ड पार्टी से। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई ऑडिट एविडेंस मुझे ओरल फॉर्म में मिला है तो वो कम रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री फॉर्म ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर मान लो एक बंदा है वही इन्फॉर्मेशन मुझे ओरली दे रहा है और एक बंदा वही इन्फॉर्मेशन मुझे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे रहा है, तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला जो ऑडिट एविडेंस होगा ना वो ज़्यादा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि कल को ना मैं उसे एज अ एविडेंस के रूप में रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ओरल वाला क्या होगा, कल को मुकर गया तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला जो ऑडिट एविडेंस होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम, ठीक है, एज कम्पेयर टू ओरली। इसी तरीके से जो विजुअल डॉक्यूमेंट होगा ऑडिट एविडेंस होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू ओरल वाले से, कि हमने जाके खुद ही चेक करा है कि हाँ उन्होंने 10 लाख का स्टॉक दिखाया, 10 लाख का है नहीं है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, वही चीज़ें हैं, दोबारा से देख लो यहाँ पर। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। अब आ जाओ यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है ऑडिट एविडेंस के दो तरीके होते हैं इकट्ठा करने के, या तो आप कंप्लाइंस प्रोसीजर अप्लाई करो या तो आप क्या करो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाओ। तो कंप्लाइंस प्रोसीजर्स क्या होते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। इट इज अ ऑडिट टेस्ट डिजाइन टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इट सीक्स टेस्ट दैट द इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट, the internal control is operating effectively and the internal control has so operated throughout the period under the audit। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ना पहले वाले कंप्लाइंस प्रोसीजर के अंदर आप क्या कर रहे हो, कंपनी जो है ना उसके इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा कर रहे हो। मतलब हर एक कंपनी ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल लगाती है, मतलब वो खुद से ना कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं कि ये जो बंदा काम करेगा उसका काम ये चेक करेगा, ये जो बंदा काम करेगा उसका काम ये चेक करेगा। तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कुछ लिमिटेशंस लगा रहे हैं कि ना कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो अगर सबसे पहले चेक करोगे, कंप्लाइंस प्रोसीजर में ये कहता है कि चेक करोगे कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है भी या नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये चेक करो। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर दूसरी चीज़ चेक करो कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वो पूरे साल वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं और वो पूरे साल काम कर रहे हैं, तो ये मान लो कि जो उस कंपनी में ना ऑडिट जो फ्रॉड के चांसेस है ना वो कम हो गए होंगे। मतलब फ्रॉड हो सकता है हुआ हो बट 90% केसेस में क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। जो हुआ होगा फ्रॉड वो मैनेजमेंट लेवल पे हुआ होगा, टॉप लेवल पे हुआ होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंप्लाइंस प्रोसीजर से इकट्ठा, मतलब कंप्लाइंस प्रोसीजर लगाओ और यहाँ से ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करो, मतलब जो भी मैनेजमेंट आपको ऑडिट एविडेंस दे रही है उस पर भरोसा कर लो। तो दूसरा क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है। इसमें क्या होता है कि it is an audit test designed to obtain the evidence to verify the balances of the account on the specific financial statement assertions. In the other word, this procedures test the validity and propriety, ठीक है, of the according treatment of the transactions. It can be classified as either a test of detail of transaction or a test of balances and the balances or an analytical review of the procedures। तो देखो टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब वही आता है आपका क्या नाम है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल और बैलेंसेस वाले में क्या आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल में आएगा आपका वाउचिंग, और टेस्ट और बाकी बैलेंसेस वाले में कौन सा आ जाएगा, वेरिफिकेशन। तो पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर 4 और 5। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब ये कहता है यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में ना अब आप मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं करते। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर आप खुद से ना उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ना दिखा रखा है क्रेडिटर्स है 12 लाख के, तो क्रेडिटर्स 12 लाख के दिखा रखे तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट ने जो वो बना रखा होगा उस पर भरोसा नहीं करोगे। मतलब ये
पहले वाले में हमने क्या देखा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंप्लायंस प्रोसीजर में कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, मतलब अच्छा होगा, पूरे साल उसने काम करा होगा, तो हम मान लेंगे कि हाँ ये जो 12 लाख रुपए रिकॉर्ड हुए हैं वो सही है। बट सेकंड वाले केस में हमने क्या देखा कि हम नहीं मानेंगे, नहीं कि ये 12 लाख रुपए जो दिखाया है वो सही है। हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एविडेंसेस मांगेंगे कि दिखाओ मुझे 12 लाख के बिल्स दिखाओ, ठीक है, इनके सबके वाउचर्स दिखाओ, कहाँ पे कितने का परचेज हुआ, कहाँ पे क्या किस तरीके से आपने परचेज करा है क्रेडिट में। तो इससे रिलेटेड जो भी होगा हम क्या करेंगे, डेटा मांगेंगे। अब क्या होगा, वहाँ पे वैल्यूएशन होगा, चेक करेंगे प्रॉपर डेट में, इस डेट को एंट्री पास हुई नहीं हुई, इस डेट का ये अमाउंट है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो हेल्प करेगा हमें कि हाँ कोई फ्रॉड वाला, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है डुप्लीकेट एंट्री पास कर दी गई है, या कोई ऐसा है जो फेक था और उसे भी यहाँ पे पास कर दिया गया है, मतलब जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन होंगे उसे हमें पता करने में हेल्प मिलेगा। आगे यहाँ पे देखो कुछ प्रोसीजर्स दे रखे हैं टेस्ट ऑफ उसके। तो यहाँ पे कहता है दैट द असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट एन अप्रोप्रिएट कैरिंग वैल्यू, ठीक है। मतलब इसके अंदर करते क्या हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर मैंने बताया दो चीजें होंगी, ठीक है। एक तो होगा तुम्हारा टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा होगा टेस्ट ऑफ बैलेंसेज। तो टेस्ट ऑफ बैलेंसेज में क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, और टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर क्या करोगे, तुम वाउचिंग करोगे। तो जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड होगा उसमें क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, और जो क्या नाम है बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा उसमें क्या करोगे, तुम वाउचिंग करोगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, राइट अ डिटेल नोट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर तुम्हें डिटेल नोट्स बताने के पूछा है उसने कि ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होता है बताने के बारे इस यानी इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो करते हैं अभी इसे, एक मिनट बस, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मे बी, ठीक है। तो देखो ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए ना कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन है 143, ये कहता है कि हर एक मेंबर जो ऑडिटर होगा ना उसे ना ऑडिट रिपोर्ट बनाना कंपलसरी है। मतलब उसे अगर वो किसी कंपनी को ऑडिट करता है तो उसे ऑडिट रिपोर्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसे क्या कहता है यहाँ पर, अंडर सेक्शन 143 क्लॉज 2, the auditor is required to make a report to the member of a company on account examined by him। किसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा वो, जो भी उसने अकाउंट एग्जामिन करा होगा, ऑन एवरी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी उसने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एग्जामिन करा होगा, ऑन एवरी अदर डॉक्यूमेंट विच इज अनेक्स टू द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच आर लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। तो वो सारे अकाउंट्स को चेक करेगा, वो सारे बैलेंसेस को चेक करेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेगा, बैलेंस शीट को चेक करेगा, और इससे अलग अलग जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करेगा जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जैसे कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये जो ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, इन सभी चीज़ों को क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा, और चेक करने के बाद इसके ऊपर अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो बेसिकली जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना वो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाए जाते हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ किस किस टाइप के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। तो ये आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। पहला होता है अनक्वालिफाइड, मतलब क्लीन होता है, मतलब कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो उस केस में कौन सा रिपोर्ट दोगे आप, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। दूसरा होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, कि यहाँ पे क्या होगा, कोई गड़बड़ है उसके बेसिस पे आपने ना क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। तीसरा क्या होगा, एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। तो तीन टाइप का ऑडिट रिपोर्ट बनेगा आपका, पहला बनेगा अनक्वालिफाइड, दूसरा क्वालिफाइड, तीसरा एडवर्स। तो अब एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं कि अनक्वालिफाइड क्या होता है, क्वालिफाइड क्या होता है, और एडवर्स क्या होता है, ठीक है। तो क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, when an auditor is satisfied that the affairs of the company and the affairs of the balance sheet and profit and loss account of the concern has given in his report the various matters without any reservation, qualification और modification, such report is called clean report और unqualified report। मतलब जब ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है बैलेंस शीट को, चेक करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, चेक करता है बाकी चीज़ों को चेक करता है, और वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं हुए, तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, जो रिपोर्ट देगा, ठीक है, जो रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट को हम कहेंगे क्लीन रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। In short, the audit report is clean or unqualified when there is no qualified or adverse opinion or disclaimer of opinion in the reports. The auditor is completely satisfied that there is nothing objectionable in the books of account। कि वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाता है कि कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं करा है, मतलब कोई अभी ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे हमें ना शक करना चाहिए। तो इस टाइप का अगर ऑडिट होगा तो मतलब इस चीज़ की ऐसी ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो उस केस में जो रिपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। अब सेकंड आता है यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट कब होता है, व्हेन एवर द ऑडिट ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जब भी हम ऑडिट करते हैं किसी कंपनी का, इज नॉट satisfied with any information or explanation given to him, or if he think that the profit and loss account and balance sheet
do not exhibits a true and fair view of the state of the company, or if the accounts presented by the director call for the further elucidation, he must ask the director to do so. He must mention that fact in report. This type of report is known as this type of report is called as a qualified report. तो बेसिकली देखो ये वाला रिपोर्ट कब आता है, जब ना हम कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, हमने बैलेंस शीट चेक करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करा, तो जब हम चेक कर रहे थे हमें ना किसी चीज़ में मतलब किसी चीज़ में, जैसे मान लो मैं स्टॉक चेक कर रहा था तो मैंने स्टॉक से रिलेटेड उनसे डॉक्यूमेंट मांगा कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया बट वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, मतलब 10 लाख का स्टॉक था, उन्होंने मुझे 9,50,000 तक का स्टॉक पूरा दिखा दिया और बाकी जो 50,000 का स्टॉक था उसके डॉक्यूमेंट मांगे तो उनके पास डॉक्यूमेंट थे नहीं। जब मैं चेक करने भी गया तो वहाँ पे भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिले और वहाँ पे भी स्टॉक मुझे 9,50,000 का ही दिखा, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्होंने 10 लाख का दिखा रखा है। तब मैं उनसे जो एक्सप्लेनेशन मांगता हूँ, इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन से ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मतलब वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दे नहीं पाते, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उसके बारे में अपने रिपोर्ट के अंदर लिखूंगा, ठीक है, उस चीज़ को मैं क्या करूँगा अपने रिपोर्ट के अंदर लिखूंगा। और मान लो कोई ऐसा काम कर रखा है जो सही तरीके से नहीं करा, मतलब लॉ कहता है कि आपको इस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है और मैनेजमेंट ने किसी और तरीके से रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो ऐसे सिचुएशन होंगे ना, तो वहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट बनता है वो बनता है आपका क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, क्वालिफाइड, कि यहाँ पे क्या करा है मैनेजमेंट ने, कुछ चेंजेस वगैरह करे हैं, ठीक है, या जो इन्फॉर्मेशन है जो देनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, या वो डॉक्यूमेंट नहीं है, या वो क्या नाम है वाउचर्स नहीं है उनके पास जो जरूरी थे किसी भी उसके लिए, तो इस केस में जो ऑडिटर अपना रिपोर्ट बनाएगा वो बनाएगा क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली और भी कुछ पॉइंट हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। Before the auditor given the qualified report, he should discuss the point with the directors, lest with they should give much information in the light of which it may be found unnecessary to qualify the report. But when the report is qualified, he must clear or ambiguous. It should also be specific and to the point. देखो कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाहता है ना कि जब वो ऑडिटर और रिपोर्ट बनाने वाला होगा ना, उससे पहले वो एक बार और मौका देगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाया है, मतलब जो मैनेजमेंट उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई है, वो इन्फॉर्मेशन उसे टाइम से प्रोवाइड कर दे। जैसे मान लो उन्होंने बिल मांगा था, बिल नहीं दे पाई, तो क्या होगा, ऑडिटर ना जब ऑडिट रिपोर्ट बना रहा होगा उससे पहले एक बार और मौका देगा कि देखो मुझे इतने हज़ार के बिल नहीं मिले थे, आपने कहा था मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे बट अभी तक आपने इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ऑडिटर को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो क्या करेगा ऑडिटर, अनक्वालिफाइड ओपिनियन वाला क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बना देगा। अगर मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अभी भी डायरेक्टर्स उसके लिए क्या है, क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस है, तो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट बना के दे देगा मैनेजमेंट उसको मेंबर को, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या था, अ क्वालिफाइड रिपोर्ट में बी respect the following matters of the following matters and auditor should also appropriate the words or phrases। the stock in trade, जैसे देखो कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे होता है, the stock in trade has been valued at a market price which is more than the cost। दूसरा है if there is any contingent liability the extent of which has not been given। एक मिनट, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो द क्या पढ़ाया था मैंने, पहला पॉइंट था इसमें, द स्टॉक इन ट्रेड हैज़ बीन वैल्यूड एट अ मार्केट प्राइस विच इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेकंड है इसके अंदर, if there is any contingent liability the extent of which has not been given, inadequate provisions for depreciation has been made, insufficient provisions has been made for the bad debt and doubtful debts, if no provision has been made for the tax payable and the amount of interest thereon, the investment has been valued at cost which is excess the market price। ठीक है, तो ये कुछ केसेस है जहाँ पे ना ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। तो जैसे पहला केस क्या था कि स्टॉक इन ट्रेड है, जो आपका स्टॉक है आपने क्या कर रखा है, उसे वैल्यूड कर रखा है मार्केट प्राइस पे जो क्या कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 ये कहता है स्टॉक के बारे में, ये कहता है कि जो स्टॉक होगा ना वो रिकॉर्ड होगा मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, जबकि यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, उनसे रिपोर्ट मांगोगे कि आपने ऐसा क्यों कर रखा है वगैरह वगैरह। अगर वो आपको सेटिस्फाई कर देते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो आप क्या करोगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट बना दोगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट दे रखे हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी वाला पॉइंट दे रखा है, फिर बैड डेप्ट है, प्रोविजंस बनाने थे बैड डेप्ट के, उन्होंने सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं बनाया है, ठीक है। मान लो 12 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए था, ठीक है, इस बार उन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ 7 लाख का ही प्रोविजन बना रखा है। बाकी का प्रोविजन क्यों नहीं बनाया, आपने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी और वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, मतलब वो आपको रीजन से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से है
कि टैक्सेस वगैरह है उसके भी आपको प्रोविजंस वगैरह मेंटेन करने होते हैं। कंपनी ने प्रोविजंस वगैरह मेंटेन नहीं करा, आपने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है, रीजंस मांगे क्यों नहीं करा, उन्होंने कोई रीजंस नहीं दिया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में भी सही सेम वही रूल होता है जो हमने स्टॉक के लिए पढ़ा था कि रिकॉर्ड होता है विच एवर इज लोअर पे, बट यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, हायर पे रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके हिसाब से हमें देखना होता है। तो अगर ये सारी केसेस होंगे, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी केस होगा तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो देगा रिपोर्ट वो देगा क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। अब आता है यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है, एडवर्स। तो एडवर्स में क्या होता है, इफ द ऑडिटर expresses an adverse or negative opinion in his report regarding the principal's point in the report for which the audit is mainly conducted, the report is called adverse report. Does if in the financial audit the auditor is not satisfied with the result of audit and he has a serious reservation about the quality of account of the financial statement, and accordingly he states that in his opinion account are not true and fair, his report will be adverse report. तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी ने ना बहुत सारे फ्रॉड कर रखे हैं। ऊपर वाले केसेस में हमने क्या देखा था कि उन्होंने रिकॉर्ड कर रखे, उनके पास ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं थे, ठीक है, मतलब प्रॉपर जेनुअल जेनुअल उसके रिपोर्ट नहीं, जेनुअल क्या नहीं थे, जेनुअन उनके पास क्या नहीं थे, सॉरी बहुत देर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा बीच बीच में अटक जा रहा हूँ मैं। तो देखो क्या है इसके अंदर, एक मिनट बस। बेसिकली होता क्या है ना इसके अंदर कि कंपनी ने क्या कर रखा है, बहुत सारे फ्रॉड कर रखे हैं, ठीक है, और जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो ट्रू एंड फेयर जिसकी वजह से व्यू नहीं दे पा रहा होगा। तो अगर ऐसा लगता है कि कंपनी ने बहुत सारे फ्रॉड कर रखे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, ठीक है, मांगो तो वो हमें टाल देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देते नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा ऑडिटर, कोई रिस्क नहीं लेगा, वो सीधा क्या करेगा, ना तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा ना ही अनक्वालिफाइड देगा, वो सीधा कौन सा ओपिनियन देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। देखो भाई मैंने कंपनी का चेक करा है, मतलब ऑडिटर क्या कहेगा, देखो भाई मैंने कंपनी को चेक करा है, कंपनी ने मुझे कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो इन्फॉर्मेशन मैं मांगता हूँ वो देती नहीं है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है। तो वो साफ साफ क्या करेगा, अपने रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन कर देगा कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। तो इस टाइप के जो ओपिनियन को हम कहते हैं एडवर्स रिपोर्ट कहते हैं, एडवर्स ओपिनियन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीन टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होते हैं आपके, पहला क्या होगा आपका क्वालिफाइड, ठीक है, दूसरा क्या होगा अनक्वालिफाइड जैसे हम क्लीन कहते हैं, और तीसरा होगा एडवर्स, ठीक है। तो ये था बेसिकली ये तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ पे आता है कि मेंशन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट, कि कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे ना अनक्वालिफाइड ओपिनियन वो देगा अपने रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो कुछ सर्कमस्टेंसेस, तो ना तुम क्या कर सकते हो, ये जो हमने पॉइंट पढ़े थे ना क्वालिफाइड वाले, ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से केसेस है जहाँ पे ना ऑडिटर जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देगा, अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा, मतलब वो क्या करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। तो क्वालिफाइड ओपिनियन वाले जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे लिख दोगे, तो ये लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके अलावा क्या लिख सकते हो, तो देखो इसने यहाँ पे ना क्या पूछा है, अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, तो अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन के अलावा जितने भी और ओपिनियन बनते हैं वो आप दे सकते हो। तो जैसे उसके अलावा क्या बनता है आपका क्वालिफाइड ओपिनियन बनता है वो लिख दो, उसके बारे में एडवर्स ओपिनियन बनता है वो लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों लिख दो और बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये दोनों भी लिख सकते हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और अदर देन क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो बट ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करो क्वालिफाइड ओपिनियन लिखोगे, ठीक है, कौन से पॉइंट लिख देना, ये वाले पॉइंट लिख देना, ये वाले स्टॉक इन ट्रेड वाला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला, कंटीजेंट लायबिलिटी वाला, ये वाले पॉइंट लिख देना और साथ में एडवर्स ओपिनियन वाला पॉइंट लिख देना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर की बात कर रहा है कि वर्किंग पेपर का मालिक कौन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑडिटर होता है वो इस वर्किंग पेपर का मालिक होता है, ठीक है। और ये कोई भी बंदा ना, मतलब ना तो कंपनी ना ही मैनेजमेंट और ना ही कोई थर्ड पार्टी ना उससे वो पेपर मांग सकता है, ठीक है। उस पेपर के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसका अधिकार होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर का अधिकार होता है। अगर लॉ में कहीं रिक्वायरमेंट है मांगने की तो दिया जाएगा, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ अगर मांगती है उससे तो दिया जाएगा, अदरवाइज कोई भी उससे वो वर्किंग पेपर नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यही वाला यहाँ पे केस लॉ दे रखा होगा, पढ़ लेना, मैंने तुम्हें समरी में बता दिया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, होमवर्क है, खुद से कर लेना ये, बस बाय बाय।